यूपीएस लड़पुरा ब्लॉक दनकौर से आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेके आई हूँ। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी लड़की की जिसकी आंखों में पहलवानी का सपना बहुत छोटे से जन्म ले चुका था। तो हम बात कर रहे हैं साक्षी मलिक की, जिनका जन्म 3 सितंबर 1992 को हुआ। और जब ये 12 साल की हुई तभी से इन्होंने कुश्ती प्रशिक्षण में भाग लेना शुरू कर दिया। जब बच्चे खेलना कूदना और लड़कियां सजने संवरने में इंटरेस्ट रखती हैं, वहीं ये उसी वक्त इनका मन में बैठ गया था कि नहीं, मुझे एक पहलवान बनना है और अपने देश का नाम ऊंचा करना है। इनके जो दादा थे सुबीर मलिक, वो भी पहलवानी करते थे, लेकिन ये हरियाणा के एक छोटे से गांव से थी। तो हरियाणा में जैसे आपको बताया कि वहाँ बेटों को बेटियों से बहुत ज़्यादा माना जाता है और लड़कियों को क्या है, दबाया जाता है। वहाँ शिक्षा भी इतनी जोर नहीं दिया जाता है बेटियों पर। लेकिन इन्होंने अपने घर में बताया, बोला कि नहीं, मुझे पहलवानी करनी है। तो इनके माता पिता ने इनको सपोर्ट किया, लेकिन समाज ने इनका सपोर्ट नहीं किया। समाज ने जब ये खेलने जाया करती थी 12 वर्ष की आयु में ही इन्होंने प्रशिक्षण लेना शुरू किया। जब ये प्रशिक्षण लेने जाती थी, समाज के लोग हंसते थे, कहते थे कि देखो, आइए लड़कियों लड़कों की बराबरी करने, एक दिन हड्डी वड्डी तुड़वा लेगी और फिर बैठ जाएगी, शादी वादी भी ना होने वाली इस छोरी की। लेकिन साक्षी को बुरा तो लगता था, लेकिन उसको सोचते हुए कभी वो बैठी नहीं। उसके माँ बाप उसे तभी उसको मानसिक रूप से प्रोत्साहित करते थे। वो कहते थे, कोई बात नहीं बेटे, ये तो लोग हैं, दुनिया है, बोलती रहेगी, दुनिया तो कहती रहेगी, तू बस हौसला रख, दुनिया तो कहती रहेगी, तू बस हौसला रख, ताने तो ये मारती रहेगी, चाहे सफलता हो चाहे हार हो, तू मंजिल नहीं कर्म बदल, तू मंजिल नहीं कर्म बदल, विजय कर हर युद्ध को, अपने सपनों को तू साकार कर, तू भी आसमां से बातें कर, मतलब तू भी अपने सपने सजा, तू भी अपने सपनों को साकार कर। लड़कियां भी तो सपने देख सकती हैं, जब लड़कियां सपने देखेंगी तो उन्हें पूरा भी करेंगी। तो ऐसा ही साक्षी मलिक ने किया। उन्होंने अच्छे से प्रशिक्षण लिया। जब लड़कियां पार्टी में जाती थी, शादी ब्याह में जाती थी, उनका भी मन करता था पर वो कभी नहीं जाती थी। वो उस चीज को छोड़कर उन्होंने क्या किया, उन्हें एक बात याद आती थी विवेकानंद की, कि आज जो अच्छी राह होती है ना, पहले बहुत कठिन होती है। सुबह टाइम से जगना, टाइम से सोना, है ना, खाना पीना। लेकिन उन्होंने कहा था विवेकानंद जी ने कि जो अच्छी राह होती है वो पहले कठिन होती है, लेकिन जो उसका परिणाम होता है ना, वो बहुत सुखद होता है। और वही किया साक्षी मलिक ने। वो लगातार अपना परिश्रम करती रही और एक दिन वो दिन भी आया जब उन्होंने तिरंगा ओढ़ा और इन्होंने 2016 रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता और देश का जो सर था वो गर्व से ऊंचा किया। उन्हें कांस्य पदक मिला था। देखो बच्चों, ये होता है कांस्य पदक मिला उन्हें। और लोग जो पहले बातें बनाया करते थे, तब वो कहने लगे, अरे ये मेरे गांव की लड़की है, ये मेरे गांव की लड़की है, सब मतलब अपनी छाती चौड़ी करके बताने लगे। ठीक है, आज साक्षी मलिक के पास अलग अलग कुश्ती चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 3 रजत और 7 कांस्य पदक हैं। और उन्हें रेलवे में एक अच्छे अफसर की नौकरी है और अच्छे से वैवाहिक जीवन जी रही हैं वो अपना। और देश आजकल हर लड़की उनसे एक पथ प्रदर्शिका बनी हुई है। वो हर लड़की की, सब लड़की सोचती है कि मैं भी साक्षी मलिक की तरह जाऊं और देश का नाम ऊंचा करूं। तो वो बस यही कहना है कि मौका नहीं मिलता बेटियों को, इस बात का गम है। मौका नहीं मिलता बेटियों को, इस बात का गम है। जिन बेटियों को मौका मिला, दिखाया अपना दम है। कुछ भी कर सकती हैं बेटियां, उन्हें यह कर दिखाया है। कई गोल्ड मेडल लाकर दुनिया को ये दिखाया है। धन्यवाद। आओ तुम्हें मैं ले चलूं एक गांव में, जहां रहती थी मधु गरीबी की छांव में, जहां रहती थी मधु गरीबी की छांव में। कद था छोटा उसका, लेकिन नजरें थी ऊंचे आसमान में। मधु, ओ मधु, क्या करती रहती हो दिन भर? वह तसले में ईंटा पाथर भर के तो उठाती रहती हो और घर का कोई काम नहीं करना? हम अकेले करेंगे? अरे पिताजी नहीं है, बाहर नहीं जाएंगे तो कैसे घर चलेगा? मधु, तुम कुछ समझा करो। माँ, मैं अपने जीवन में कुछ करना चाहती हूँ,
एक दिन इस गांव का, तुम्हारा, अपना, सबका नाम रोशन करना चाहती हूँ। अरे मधु, गरीबों के बस का नहीं है, छोड़ो ये सब। गरीब है, 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही बहुत है। और फिर दिन गुजरने लगे। राजीपुरा गांव में रहने वाली उत्तर प्रदेश की ये मधु की कहानी है। थोड़े दिन बीते और एक दिन एक टीचर आई। टीचर ने कहा कि तुम्हें जिंदगी में कुछ बढ़ना है तो मैं दूंगी तुम्हारा साथ, चिंता मत करो तुम। एक दिन मधु ने कहा, स्टेडियम में एक ग्रामीण स्तर की प्रतियोगिता हो रही है, मैं भी जाना चाहती हूँ। तो तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे लिए, चलो मैं ले चलूंगी तुम्हें। स्टेडियम गांव से बहुत दूर हो तो क्या हुआ, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। और दोनों पहुंच गए स्टेडियम में। वहां पहुंचकर देखा मधु ने एक साइकिल जो उसने जीवन में कभी नहीं देखी। देख के उसकी हिम्मत टूट गई। बस सोचने लगी, कभी देखा नहीं, चलाऊंगी कैसे। टीचर ने कहा, तुम चिंता मत करो, कोशिश तो करो, कोशिश करोगी तभी तो जीत पाओगी। मन से एक आवाज आई, तेरे बस का नहीं है, तू नहीं कर पाएगी। किसी ने कहा, अरे पैंट बुशर्ट पहन के साइकिल चलाएगी। फिर एक आवाज आई मन से, नहीं, आज कोशिश नहीं करूंगी तो कभी कोशिश नहीं कर पाऊंगी, मुझे जीतना होगा, मुझे खुद को साबित करना होगा। और उन्हें सारी आवाजों में मधु ने चुनी इस आवाज को जो उसकी खुद की थी। और उन्होंने चुनौती स्वीकार करी और इस साइकिल प्रतियोगिता में जो 1992 में ग्रामीण स्तर की थी, उन्होंने न केवल प्रथम स्थान प्राप्त किया बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने साइकिलिंग प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया। दिन बीतते गए, वो इसी क्षेत्र में आगे बढ़ती चली गई। लेकिन गरीबों के लिए हमेशा सब कुछ एक सा नहीं होता, परिस्थितियां बदल गई। टीचर का ट्रांसफर हो गया, वो वहां से चली गई। उनका साथ न मिलने के कारण स्टेडियम जाना काफी कम हो गया। कभी कभी जाती, कभी कभी नहीं जाती, क्योंकि बहुत ही दूर था स्टेडियम। लेकिन इस आने जाने के दौरान एक ट्रेनर थे, जिम प्रशिक्षक की बारी थी, उनकी नजर मधु पे पड़ी। कहते हैं ना कि जो जौहरी होता है उसे ही हीरे की पहचान होती है। वो नहीं जानते थे मधु को, लेकिन ये जानते थे कि ये खिलाड़ी है और कुछ कर सकती है। और उन्होंने चुना मधु को, नाम भेज दिया नेशनल लेवल के खेल के लिए। और जब उन्होंने मधु से बात करी इस बारे में, कहा कि मधु, तुम्हें जाना होगा, तुम्हें ये प्रतियोगिता जीतनी होगी पावर लिफ्टिंग की। मधु ने कहा, जिम की ट्रेनिंग के पैसे नहीं, कॉस्ट्यूम के पैसे नहीं, फिर डाइट भी तो अच्छी होनी चाहिए पावर लिफ्टिंग की। जो पहलवान होता है उसकी डाइट भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मेरे पास तो कोई साथी नहीं है, मैं कैसे कर पाऊंगी। लेकिन ट्रेनर ने कहा, अरे मधु, अब वो कहते हैं ना, अब कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और जो बैठा रहता है उसकी नैया पार नहीं होती। अब कोशिश करोगी तभी ना जीतोगी। अब सोची थी पहली बार कि तुम साइकिल में जीतोगी, वही कोशिश करी तभी ना जीती। इसमें भी कोशिश करो, जीतोगी तुम। और उनकी इन बातों ने मधु में ताकत दी। मधु गई 1994 की पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में। न केवल उन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त किया, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जाकर के उन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया। 1994-95 उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताएं की। एक सभागार में एक स्पोर्ट्स पर्सन ने उनसे पूछा कि मैडम, ये जो सफलता की ऊंचाइयां आप चढ़ रही हैं, ये कैसे संभव हो पाया। तो मधुलता मौर्य ने कहा कि जो सफलता चाहते हैं वो हवा के रुखों से लड़ते हैं। जो सफलता चाहते हैं वो हवा के रुखों से लड़ते हैं, पर्वतों की ऊंचाइयों पे चढ़ते हैं। कोई उड़ने से नहीं रोक सकता बच्चों तुमको, यदि तुम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हो। हाँ बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। खेल सबको बहुत पसंद है। कौन कौन से खेल खेलते हैं आप सब? अच्छा बच्चों, ये बताओ कि हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। सबको पता है ना? कितने स्वर्ण पदक जीते हैं हमने अभी तक? ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीत चुके हैं? हाँ, इस साल में हाँ
दिया भूमिका नहीं करा दिया मैम, डायरेक्ट आप कहानी सुनिए। बच्चों हमने अभी तक 8 ओलंपिक पदक जीते हैं और इस बार औरतों ने भी महिलाओं ने भी ओलंपिक में अपना खेल दिखाया है, बहुत दमखम दिखाया है। और मैं आज एक महिला हॉकी प्लेयर के बारे में आपको बताने जा रही हूँ, उनकी कहानी सुनाने जा रही हूँ और वो है हमारी रानी रामपाल। इनको देखा है सब बच्चों ने? रानी रामपाल जो है एक बहुत ही छोटे से घर में रहने वाली थी, गरीब परिवार से बिलोंग करती थी। उनका जन्म 4 दिसंबर 1992 को शाहबाद के एक गांव में हुआ जो कि हरियाणा में है। और गरीब परिवार के होने के कारण और लड़की होने के कारण उन्हें खेलने के लिए बिल्कुल भी अनुमति नहीं थी। जब उन्होंने कहा कि मैं भी हॉकी खेलना चाहती हूँ तो उनके परिवार वालों ने कहा कि छोटी छोटी स्कर्ट पहनकर क्या जाओगे और समाज में बदनामी भी होगी, इसलिए उनको खेलने से रोका गया। परंतु जब उनके पिताजी देखते थे कि उनके पिताजी तांगा चलाते थे और देखते थे और भी प्लेयर्स जो हैं और खिलाड़ी हॉकी खेलने के लिए जाते हैं, तब उनके मन में आया कि नहीं, मैं अपनी बेटी को भी खेल खिलाऊं। तब उन्होंने कहा कि एक बार यदि तुम मुझे खेल कर दिखाओ और यदि कुछ करके दिखाओगी तो मैं तुम्हारे साथ। मतलब उनकी जिंदगी की जो शुरुआत हुई एक टूटी हुई हॉकी स्टिक से हुई और टूटी हुई हॉकी स्टिक से उन्होंने खेलना शुरू किया। शाहबाद में एक बहुत बड़ी एकेडमी है जहाँ पर हॉकी सिखाई जाती है लड़कियों को। वहीं पर उनके कोच बलदेव थे, उन्होंने उनका सारा हॉकी खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे उनके पास, उनका परिवार इतना गरीब था, हॉकी खरीदने के पैसे नहीं थे, जूते खरीदने के पैसे नहीं थे। परंतु उनके कोच ने उनकी लगन को देखकर सारा जिम्मा अपने ऊपर ले लिया और उनको इतना सशक्त कर दिया कि वो हमारे देश के लिए बाहर तक गई और हमारे देश का नाम रोशन किया। तो उन्हें सबसे छोटी उम्र का महिला खिलाड़ी होने का भी गौरव प्राप्त हुआ। 15 साल की उम्र ऐसी होती है जिसमें सभी बच्चे 10वीं के पेपर देकर क्या करते हैं, या तो अपने दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी करते हैं, है ना, या फिर आगे की सोचते हैं कि हमें क्या करना है। परंतु 15 वर्ष की उम्र में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया और भारत को मेडल भी जितवाया। इसी के साथ उन्होंने अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हुए इस बार रानी रामपाल ने टोक्यो ओलंपिक पता है सबको, भारत का प्रतिनिधित्व किया इन्होंने और ये क्या थी, भारतीय हॉकी टीम की कप्तान। चाहे उन्होंने कप्तानी करते हुए इस बार मेडल नहीं जीता, परंतु सभी लोगों के दिलों में अपने लिए एक जगह बनाई और अन्य महिलाओं के लिए भी उन्होंने एक ये कर दिया पक्का कि हाँ, लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं और लड़कियां भी चाहे तो अपना दमखम दिखा सकती हैं। उनके जीवन से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है और जीवन से यही प्रेरणा हमें सीखनी है कि यदि हम ठान लें कुछ भी करने का तो हम किसी से कम नहीं है। लड़कियां हमेशा आगे बढ़ सकती हैं और दकियानुसी जो विचारों से हमें निकलकर लड़का और लड़की को सेम मानकर, एक जैसा मानकर आगे बढ़ाना है। आशा है सब बच्चों को ये समझ में आ रहा है। और उनके जीवन से हमें और भी प्रेरणा मिलती है कि जब हम अपने जीवन की शुरुआत करते हैं तब कम से कम एक लक्ष्य हम बना के चले और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपना सारा जीवन लगा दें, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता। और जैसे उन्होंने कहा कि मुझे बचपन में ही जानना था, मुझे बचपन में ही बनना था और वो बन के दिखाई, इसके लिए वो सफल भी हुई। आप सभी को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। थैंक यू। पहले जब मैं बच्ची थी तो हमारे यहाँ पे एक प्रचलन था कि एक क्यूट करते थे हम कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे गवार। लेकिन अब यदि आप किसी भी किताब को उठा के देखोगे तो वहाँ पे एक लिखा हुआ रहता है, और जिनकी मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ ना, उन्होंने भी यही बोला है कि खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब। तो उस वर्ड्स को रिप्लेस कर दिया गया है। तो इसकी महत्वता तो हमें इसी से पता चल जाती है कि हमारे लिए खेल की क्या महत्वता है। तो आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ, मैं अपने कहानी के हीरो का नाम रिवील नहीं करूंगी।
मैं अपनी कहानी के हीरो का नाम रिवील नहीं करूंगी, आपको खुद उनका नाम फाइंड आउट करना है। तो मेरी कहानी है कि एक बच्चा अच्छे परिवार में सिविलियंस के यहाँ पे एक बच्चे का जन्म हुआ जिनका नाम उन्होंने सुहास रखा। सुहास जन्म से ही ना एक दिव्यांग बच्चे थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं हर बच्चे में अपनी क्वालिटी होती है। जैसे आप इन सारे बच्चों को देखोगे ना, आई एम वेरी अटैच्ड टू माई स्टूडेंट्स, मुझे अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार है। वैसे ही उस पिता ने अपने बच्चे की दिव्यांगता को तो देखा ही नहीं, उन्होंने सोचा कि मेरा बच्चा मेरे लिए स्पेशल है और उन्होंने उनकी दिव्यांगता को ना देखते हुए उन्हें बोला कि जो भी एक्सपेक्टेशंस उनकी थी अपने बच्चे के ऊपर थोपी नहीं, लेकिन उसे बढ़ने के सारे मौके दिए, बढ़ने के इतने मौके दिए कि उनके पिता उनके लिए हमेशा एक चट्टान की तरह खड़े रहे। और वो बच्चा बचपन में बताता था कि जब मैं छोटा था, जैसे आप भी होते हो, देखते हो ना एरोप्लेन को उड़ते हुए, बच्चे का बस एक सपना था, काश मैं एक बार एरोप्लेन में बैठ जाऊं। वो इतना छोटा सा सपना था। धीरे धीरे वो बच्चा एक गांव के प्राइमरी स्कूल से पढ़ के और फिर उसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत कर्नाटका से की। लेकिन उनकी पढ़ाई से भी संबंधित इतने दिलचस्प किस्से थे कि मैं जब खुद कहानी बना रही थी तो मुझे लग रहा था कि अभी तक तो जितनी ऑनर मैंने बेटी थी वो तो बहुत कम है, ये तो बहुत ज्यादा, उससे भी कहीं ज्यादा मतलब डिजर्व करते हैं। पता चला कि वो केवल और केवल एक बच्चा जो अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए, हमारी टैलेंट्स होते हैं, वी कैन बी गुड इन इंग्लिश, कैन बी गुड इन साइंस, इन मैथ्स, एक सब्जेक्ट होता है, 2 सब्जेक्ट हो सकते हैं। उन्होंने मेडिकल का एंट्रेंस भी क्लियर किया, साथ में इंजीनियरिंग का एंट्रेंस भी क्लियर किया। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो हमेशा से इंजीनियरिंग में जाना चाहते थे, लेकिन केवल और केवल अपने पिता और माता की जो उनकी एक ख्वाहिश थी कि मुझे मेरे बच्चे को डॉक्टर बनते हुए देखना है, सिर्फ उसके लिए उन्होंने मेडिकल का टेस्ट क्लियर किया और उन्हें फर्स्ट में, जैसे हम जाते हैं काउंसलिंग के लिए आते हैं ना, DTC में भी हमारी काउंसलिंग होती है, तो फर्स्ट काउंसलिंग में ही उनको कॉलेज मिल गया बेंगलुरु। तो उसके बाद उनका सफर शुरू हुआ, लेकिन पिता ने देखा कि बच्चा परेशान है, उसने बोला कि जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, और रजिस्ट्रेशन करवा दिया उनका इंजीनियरिंग में। वहां से सफर शुरू हुआ इंजीनियरिंग का, एंड इंजीनियरिंग भी उन्होंने फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन इन कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किया। जर्मनी तक वो इंजीनियरिंग में गए। लेकिन आपने सुना है कि जिन्हें इतिहास बनाना होता है ना वो सोते हैं ना वो खाते हैं, भूख प्यास की चिंता उन्हें नहीं रहती, और इसीलिए उन्होंने सोचा कि मुझे देश के बीच में रह के देश के लोगों की सेवा करनी है, और प्रशासनिक सेवा को अपना एकमात्र लक्ष्य बनाया। उन्होंने प्रशासनिक सेवा चुनी, लेकिन 2005 में उनके पिता का साया उनसे ऊपर से उठ गया। तो पिता का साया उठना खुद में ही झकझोर देने वाली घटना है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं तोड़ी। उन्होंने बोला अब तो मैं सेवा देश की करूंगा, और उन्होंने प्रशासनिक सेवा का एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर किया, और प्री और मेंस उन्होंने क्वालिफाई कर दिया था। घर आके बताया कि मेरा प्री भी क्लियर हो चुका है और मेंस भी क्लियर हो चुका है। उसके बाद उन्होंने देश के लिए खेलने का सोचा। पहले वो सिर्फ शौकिया तौर पे खेलते थे, और फिर उन्होंने खेल को अपने जीवन में ढाला, ठीक है। उसके बाद उन्होंने, अब जैसा कि हम सभी जानते हैं, एशियन पैरालंपिक उसमें जीता है, उन्होंने ब्रॉन्ज जीता जकार्ता से, और अभी हमारे देश को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है और सिल्वर मेडल हमारे लिए लेके आए हैं। वो केवल पहले देश के एकमात्र ऐसे IAS ऑफिसर हैं जो हमारे लिए देश के लिए रजत पदक लेके आए हैं। और मैंने उनके बारे में एक छोटी सी स्क्रैप बुक में उनकी पूरी सारी समाप्त की है। मेरी जो पढ़ा मैंने वो बहुत ज़्यादा था, तो मैं अभी अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देना चाहूँगी, और मैं आप सभी का साथ वर्क प्रोफाइल उन्होंने दिया, कितना उन्होंने किया है, अचीवमेंट्स उनकी क्या हैं, और as we know उनकी वाइफ भी PCS ऑफिसर हैं, मिसेज UP रह चुकी हैं, खुद में ही वो बहुत बड़ी शख्सियत हैं, और उन्हें यश भारती अवार्ड से भी नवाजा गया है। सपनों में जान होती है, सिर्फ पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज हम आपकी ऐसी शख्सियत की सक्सेस स्टोरी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में तमाम कठिनाइयों के बावजूद भी अपनी सफलता की ऊंचाइयों को छुआ है। दिन में जिन्हें हम कागजी कार्रवाइयों में डटा पाते हैं और शाम होते होते उन्हें कोर्ट में देखते हैं, तो भारत के पहले IAS ऑफिसर बन जाते हैं जो पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीत कर लाते हैं। कौन सा मेडल लाते हैं बच्चों? सिल्वर मेडल जीत कर लाते हैं।
हाँ बच्चों, वो है हमारे आदरणीय सुहास ललित यतिराजी नोएडा के जिला अधिकारी। ये इनका आज है। चलिए इनके बीते पल की हम बात करते हैं। इनका जन्म 2 जुलाई 1983 में कर्नाटक के हासन जिले में हुआ था। बचपन से ही इनके पैर में एक विकृति थी, मगर इन्होंने अपनी दृढ़ शक्ति से उस विकृति को कभी भी अपनी परेशानी नहीं बनाया और अपनी सफलता की ऊंचाइयों को छुआ है। बचपन से ये पढ़ाई में बहुत ही टैलेंटेड थे और खेल में भी इनकी विशेष रुचि थी। इंटर की परीक्षा पास करते ही इन्होंने मेडिकल और इंजीनियरिंग की का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया। बच्चों, ये बहुत ही रेयर है जब कोई स्टूडेंट दोनों ही एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करे। इनके पिता की दिली इच्छा थी कि ये मेडिकल में एडमिशन ले, मगर इनकी इच्छा थी कि ये इंजीनियरिंग करे। एक दिन इनके पिता ने उदास देखा और कहा, जा बेटा तू जी ले अपनी जिंदगी। फिर इन्होंने सूरत से NIT से कंप्यूटर साइंस से बीटेक की डिग्री हासिल की और इन्होंने कई जगह बैंकॉक जर्मनी में अपनी सेवाएं दी। 2005 में इनके पिताजी का निधन हो गया। इन अपने पिताजी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए इन्होंने सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर दी। 2007 में इन्होंने ये IAS अफसर बने और ट्रेनिंग के लिए ये मसूरी गए। इसके बाद इन्होंने पहली ज्वाइनिंग आगरा में असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में किया और इसके बाद इन्होंने उत्तर प्रदेश की कई जिलों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया दिन मंगलवार 29 नवंबर 2016, जब इन्होंने एशियन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप जो बीजिंग चाइना में हुई थी, वहां इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। कौन सा मेडल जीता बच्चों? इसके बाद इन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे और सफलता प्राप्त करते रहे। सुहास एलवाई जी की जो मन की बात है उनको कुछ पंक्तियों में मैंने पिरोया है, ध्यान से सुनना बच्चों। बचपन में उड़े विमान को देखकर मन हुआ कब उसमें बैठ जाऊं। जब बचपन में खेल में रुचि थी, मन हुआ अपना नेचुरल गेम खेल जाऊं। समाज की सेवा के लिए मन हुआ कलेक्टर बन जाऊं। पत्नी ऋतु की लाइफ में आने पर मन हुआ एक दूसरे से बहुत कुछ सीख जाऊं। बाहर खाना बाहर घूमना पसंद नहीं है इन्हें, मन हुआ साधारण जिंदगी जी जाऊं। दिव्यांगों और युवाओं के लिए रोल मॉडल बन जाऊं। अंत में हौसले की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। आप ही बोलो बच्चों, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तो उनके पैरों में पोलियो हो गया, ठीक है। तो इनकी जो कहानी है थोड़ी वो मुझसे मिलती जुलती है, तो मैं अपने शब्दों में मैं सुनाना चाहती हूँ। देखो मेरा ये पहली बार है, कोई नहीं, थोड़ा सा घबरा रही हूँ। तो मम्मी पापा को पता नहीं चला था कि इनकी प्रॉब्लम क्या होती थी, क्योंकि बहुत ही गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके जो पापा थे मतलब इलाज कराने के लिए पैसे भी नहीं थे। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने मतलब अपनी लाइफ बहुत स्ट्रगल करी, बहुत ज़्यादा की, क्योंकि मैडम जब छोटा बच्चा होता है तो कोई भी उठा के मैम स्कूल ले जाता है। जब वो धीरे धीरे मैम बड़ा हुआ तो एक अंदर से हो जाती है, अरे मैं सबके सामने जाऊँगा, कोई मुझे किस तरीके से देखेगा। कोई मैडम हर तरह के बच्चे होते हैं कि मैडम ये चीज़ मैं फील कर चुकी हूँ। तो उसके बाद इसने क्या किया, जब 4th स्टैंडर्ड में थी तो मम्मी गोदी में ले जाती थी। जब धीरे धीरे बड़ी हुई, जब वो 12th स्टैंडर्ड में आई तो अपने गांव में गुजरात की मम्मी रहने वाली है, तो वहाँ पर उन्होंने 12वीं की परीक्षा पास की। वहाँ पर उन्होंने जाके उन्होंने पता, अरे लड़की है क्या करेगी, अब गोदी कैसे ले जाओगे, पर वो भी थोड़ी नर्वस हो गई थी। फिर उनके जो फादर थे उन्होंने कोई बात नहीं पूछा, परंतु उन्होंने ओपन से उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की। मैम कंप्लीट करके वहाँ एक उन्हें कोच मिली, उन्होंने कहा कि इन्हें खेल में बहुत रुचि थी। ये मैम व्हील चेयर से ही उन्होंने टेबल टेनिस का मैम उन्होंने
हाँ मतलब तो उन्होंने धीरे धीरे मैम संघर्ष तो था ही मैम लाइफ में, कैसे करेगी कैसे नहीं करेगी, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब गरीब परिवार से थी, ऑपरेशन भी हुआ, सक्सेस नहीं हुआ इनका ऑपरेशन। मतलब मैं इनकी जो कहानी बता रही हूँ मतलब मेरी आप ही है कि मैम सब कहते हैं ये कुछ नहीं कर सकती, पर मैडम कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके मैं पतझड़ बिना नए पत्ते नहीं आते, कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते। मेहनत, लगन, सतत प्रयास, आत्मविश्वास के बल पर अर्जित किया। मात्र 16 वर्ष की उम्र में वे प्रथम ब्राह्मण रेजिमेंट में सेना में भर्ती हो गए और उस समय तक भी उनके अंदर हॉकी के प्रति, खेल के प्रति कोई भी भावना नहीं थी। लेकिन सेना में मेजर तिवारी जी ने उनको हॉकी खेल के लिए प्रेरित किया और उनकी देखरेख में मेजर ध्यानचंद जी हॉकी खेल खेलने लगे। धीरे धीरे सतत प्रयास से वो एक दिन इस विश्व के महान खिलाड़ी बन गए। ध्यानचंद जी का जो नाम ध्यानचंद जी था उसके पीछे भी एक बहुत रोचक किस्सा था। ध्यानचंद जी का असली नाम ध्यान सिंह था, लेकिन उनके फ्रेंड्स, उनके जो दोस्त थे उनको ध्यानचंद बुलाने लगे क्योंकि उनको जो है दिन में प्रैक्टिस करने का बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता था, तो उन्होंने रात का समय चुना हॉकी की प्रैक्टिस के लिए। लेकिन वही समस्या थी लाइट न आने की। तब वो चांद की रोशनी में हॉकी के खेल की प्रैक्टिस किया करते थे। इस सबसे प्रेरित होकर उनके जो दोस्त थे उन्होंने उनका नाम ध्यानचंद रख दिया। मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। उनको हॉकी का जादूगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब वो हॉकी खेलते थे तो ऐसा लगता था मानो गेंद उनकी हॉकी से चिपक गई है। जो उनके प्रतिद्वंदी थे वो ये सोचा करते थे कि ये कोई जादुई स्टिक है जो ये गेंद इसका पीछा छोड़ ही नहीं रही है। हॉलैंड में तो यहाँ तक हुआ कि इनकी जो हॉकी स्टिक है उसको तोड़कर भी देखा गया, क्या इनकी हॉकी स्टिक में कोई चुंबक है जो गेंद इनका पीछा ही नहीं छोड़ती स्टिक का। और हॉकी के खेल में इनको तीन गोल्ड, ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल भी हासिल हुए। और आज जो हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस है वो भी मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर ही मनाया जाता है। और जो हमारे भारत का सर्वोच्च खेल अवार्ड है वो ध्यानचंद रत्न खेल अवार्ड है। मेजर ध्यानचंद जी के जीवन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम चाहें तो आत्मविश्वास, लगन, मेहनत, सतत प्रयास की सहायता से खेलों के माध्यम से भी बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं। सभी को मेरा धन्यवाद। टोक्यो ओलंपिक में भी हमारे गोल्ड मेडल किसने जीता? नीरज चोपड़ा। इससे पहले आप लोगों को कितने लोगों को नीरज चोपड़ा के बारे में पता था? नहीं पता था आप लोगों को? मतलब बहुत ही लिमिटेड लोगों को पता होगा जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते होंगे, बाकी लोगों को पता नहीं था। तो एक तो ये चीज़ यहीं से निकल के आ जाती है हमारे सामने कि हमारा जो खेल है वो हमारी पहचान, हमारी एक आइडेंटिटी क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो बेसिकली मैं जो बताने वाला हूँ तो मैरी कॉम के बारे में बताने वाला था, जो कि मैंने थोड़ा सा बता दिया है आप लोगों को। उनका जो बेसिकली जन्म हुआ था वो 1982 में हुआ था। वो किसान फैमिली से बिलोंग करती थी और इन्हीं से भी बहुत मतलब पूरा फैमिली थी उनकी, बहुत दिक्कतें सही उन्होंने। और उनके 3 भाई बहन थे, वो सबसे बड़ी थी। सबसे बड़ी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। उनके फादर बेसिकली रेसलर ही थे वो भी, बट पुअर होने की वजह से वो ज़्यादा अपने आप को आगे तक लेके नहीं जा पाए। तो पढ़ने लिखने में मतलब ठीक थी, साथ साथ इनका खेल कूद में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो 8th तक तो उन्होंने वहीं से अपने मणिपुर से ही पढ़ाई करी। उसके बाद वो 8th ऑनवर्ड वो इम्फाल चले गए अपनी स्टडीज़ के लिए।
बट वो 10th क्लास में वहाँ पे फेल हो गई जाके। 10th क्लास में वहाँ पे फेल होने के बाद भी वो क्या हुआ, निराश नहीं हुई, डिप्रेस नहीं हुई। और वहाँ पे इम्फाल में उसी टाइम में कोई एक कोच थे, उन्होंने कोई अवार्ड जीता था, तो उनको देख के बॉक्सिंग में वो इंस्पायर हुई और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं भी आगे बॉक्सिंग के लिए बॉक्सिंग में अपना करियर लेके जाऊँगी। इसके बाद बट उनके पेरेंट्स ये नहीं चाहते थे कि वो बॉक्सिंग करे, क्योंकि उनको ये लगता था कि बॉक्सिंग ऐसा गेम है कि अगर चेहरे पे चोट लग जाएगी तो बाद में शादी वादी में भी दिक्कत होगी। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं पेरेंट्स की, और खासतौर से गाँव के लोगों को तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो फिर भी उन्होंने बिगर पेरेंट्स को बताया, बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ली उन्होंने वहाँ पे, और 2002 में उन्होंने फर्स्ट स्टेट अवार्ड जीता। और जीतने के बाद जब न्यूज़पेपर में उनकी तस्वीर आई तो उनके पेरेंट्स देख के बहुत ही सरप्राइज हो गए, और फिर उन्हें भी ये लगने लगे कि नहीं, ये एक्चुअल में आगे और आगे बढ़ सकती है, और फिर सपोर्ट करने लगे। और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते। कॉमनवेल्थ गेम्स में एक अवार्ड जीता उन्होंने, ओलंपिक अवार्ड जीता, और फर्स्ट टाइम जब 2012 में वुमेन्स क्या कहते हैं ओलंपिक्स में जब वुमेन्स बॉक्सिंग का वो किया गया, स्टार्ट किया गया, तो फर्स्ट टाइम एंट्री के बाद ही उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था वहाँ पे। तो मतलब कुल मिला जुला के कहने का मतलब ये है मेरा कि कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, ठीक है। लाइफ ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ही लिमिटेड है, हम जितना सोचते हैं उससे बहुत परे है हमारी लाइफ, ठीक है। हमारी जो इमेजिनेशन होती है ना कि अगर एक अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से चली गई तो आगे कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम देखें तो लाइफ क्या एक तरह से क्रिकेट की तरह है। क्रिकेट में क्या लिमिटेड ओवर होते हैं, कितनी बॉल्स मिलेंगी आपको खेलने के लिए, बट लाइफ में क्या है, अगर एक अपॉर्चुनिटी निकल गई कोई बात नहीं, आगे दोबारा आएगी, ठीक है। बट ये होता है हम कुछ डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं 98% मार्क्स लेके आने हैं, उसी के बेसिस पर हमने गोल्स डिसाइड कर लिए, और कई बार तो एक्सट्रीम केसेस में देखने को मिलता है कि लोग डिसाइड भी कर लेते हैं, बट ये ठीक नहीं है। एक अपॉर्चुनिटी गई, ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरी आएगी। यहाँ पे ये एक ऐसा है, लाइफ एक ऐसी क्रिकेट है जहाँ पे हम जब तक आउट नहीं हो सकते जब तक हम खुद नहीं चाहते, ठीक है। आप जब तक खुद से हार नहीं मान जाओगे तब तक आप आउट नहीं हो सकते। तो ये है कि कभी भी गिव अप नहीं करना, ठीक है, हमेशा अपने आप को मोटिवेट करके रखना है और आगे बढ़ना है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग स्थान बनाते हैं, खेल भी इससे अछूता नहीं है। खेल में आजकल कितनी अधिक गतिविधियां हो रही हैं जिनमें प्रतिभा करने के उपरांत बच्चे पैसा तो बहुत अधिक कमा सकते हैं, उसके साथ साथ अपने गांव का, अपने जिले का, अपने देश का भी नाम रोशन कर सकते हैं। उसी का एक उदाहरण है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी का जन्म झारखंड के रांची में एक मध्य वर्गीय राजपूत परिवार में हुआ है। महेंद्र सिंह धोनी के एक भाई हैं नरेंद्र सिंह, जो राजनीति में सक्रिय हैं। एक बहन है जयंती, जो शिक्षिका के रूप में अपनी भूमिका अदा कर रही हैं। महेंद्र सिंह धोनी के लिए ये सफर क्रिकेट का इतना आसान नहीं था, क्योंकि उन्होंने रांची जैसे छोटे शहर से निकलकर भारतीय क्रिकेट का कप्तान बनना इतना आसान नहीं है। उन्होंने प्रारंभ में GVM स्कूल से पढ़ाई पूरी की है। GVM से पढ़ाई पूरी की है। प्रारंभ में उन्होंने बैडमिंटन और फुटबॉल में बहुत अधिक रुचि लेते थे। इंटर स्कूल प्रतियोगिता में स्कूल का प्रतिनिधित्व करते हुए बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, जिसके आधार पर ही उनको जिला स्तर पर और ब्लॉक लेवल पर उन्होंने अपना चयन करवाया था। फुटबॉल के जो कोच थे उन्होंने ही क्रिकेट खेलने के लिए उनको भेजा था, जहां उन्होंने उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। महेंद्र सिंह धोनी आक्रामक शैली के बल्लेबाज हैं और विकेट कीपर हैं। उन्होंने 2005 में पाकिस्तान के खिलाफ 148 रन की एक शानदार पारी खेली थी। उसके कुछ ही समय बाद महेंद्र सिंह धोनी ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरी पारी में 184 का वर्ल्ड रिकॉर्ड स्कोर किया था, जो आज भी उन्हीं के नाम है। महेंद्र सिंह धोनी अभी हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी करते हुए IPL का चौथा फाइनल जीते हैं, और अभी हाल ही में जो वर्ल्ड कप T20 होना है उसमें
मेंटर की भूमिका में नजर आएंगे। महेंद्र सिंह धोनी ने प्रारंभ से ही जूनियर भारतीय ए से लेकर उसका प्रतिनिधित्व किया है और फिर भारतीय राष्ट्रीय टीम में भी कप्तान के रूप में ही अपनी भूमिका निभाई है। थैंक यू। इसकी कहानी सुनोगे? मिल्खा सिंह की, बिल्कुल सही। ये है मिल्खा सिंह। ये मिल्खा सिंह जिनका जन्म आज जो पाकिस्तान है, जो कभी हिंदुस्तान हुआ करता था, पंजाब क्षेत्र के गोविंदपुरा में इनका बहुत ही संपन्न किसान परिवार में हुआ 22 नवंबर 1929 को। 15 भाई बहनों में सबसे छोटे थे ये। और कहा जाता है कि जब ये अपने स्कूल जाते थे तो इनका स्कूल घर से 10 किलोमीटर था और उस स्कूल में कभी पैदल चल के नहीं गए, हमेशा दौड़ कर ही गए और दौड़ कर ही आए। दौड़ जीवन में जुनून की तरह थी। ऐसा लगता था बस वहां तक दौड़ना है, वहां तक पहुंचना है तो बस पहुंचना ही है। कई बार दौड़ते दौड़ते पैर फट जाते थे, पैरों में खून निकलता रहता था, लेकिन बंदा रुकता नहीं था। पहुंचना है तो पहुंचना है, इस तरह से दौड़ते थे। जब थोड़े बड़े हुए तो एक और घटना जो सुनने में आती है कि अपनी दौड़ को प्रखर करने के लिए और तेज करने के लिए चलती हुई रेलों के साथ दौड़ा करते हैं कि देखो सही ये रेल आगे निकले या मैं आगे निकली। तो ऐसा जुनून था मिल्खा सिंह के जीवन में। जब 10 वर्ष की आयु के थे मिल्खा सिंह, तो एक बार जब ये भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, भारत आजाद हुआ था, तो उस समय पूरे परिवार को इनकी आंखों के सामने खत्म कर दिया। ये अपने आप को बचाते हुए दौड़ते दौड़ते शरणार्थियों के शिविर में, भारत के जो शरणार्थी शिविर थे उसमें आकर के रुके। वहाँ कोई नहीं था। एक बहन जो ब्याहता बहन थी, पहले से ही भारत में रहती थी, जैसे तैसे उसने उनको ढूंढ लिया, वो अपने साथ उनको ले गई। बहन की हालत कुछ ऐसी अच्छी नहीं थी, माली हालत ठीक नहीं थी, थोड़ा बहुत जो भी पढ़ा सकी पढ़ाया लिखाया। कुछ दिन उन्होंने बहन के यहाँ से भाग के और अपना किसी ढाबे पे बर्तन मांजने का भी काम किया। थोड़े और बड़े हुए तो दिमाग में आया डकैत बन जाऊं। इतना काबिल होते हुए भी दिमाग में आया डकैत बन जाऊं। लेकिन उसी समय जिस तरह हनुमान जी को उनका बलजामंद जी ने याद दिलाया था, इनका भाई जो बहन के पास पहले से ही रहता था, मलखान, उसने कहा भाई तू फौज में क्यों नहीं भर्ती हो जाता। और वो बात में सही लगी। 3 बार इन्होंने कोशिश की, तीनों बार हार गए। चौथी बार फिर भी हिम्मत नहीं हारे, फिर कोशिश की और चौथी बार में ये सेना में भर्ती हुए। 1951 में जब ये सेना में भर्ती हुए, सेना ने इनका ये देख लिया था कि ये कुछ और ही चीज है, तो इनको खेल विभाग ने कर दिया। और उसके लिए उत्सुक भी थे ये। क्यों? क्योंकि खेल विभाग में जवानों को दूध भर भर के मिलता था और इन्हें दूध बहुत पसंद था। ये बहुत खुश हुए। जवानों ने इनका देख लिया था इनके अंदर क्या है, मौका आया, इन्हें और तेज किया। और सबसे पहले जब ये इन्होंने प्रतिनिधित्व किया 1956 में मेलबर्न में ओलंपिक, अनुभवहीन थे, हार गए। लेकिन जिससे हारे उसी को गुरु बनाया, उसी से जीतने के गुर उन्होंने सीखे। फिर मौका मिला इन्हें दोबारा 1958 में 3-4 जगह एशियन प्रतियोगिताएं हुई, एशियन खेल हुए, कॉमनवेल्थ गेम हुए, राष्ट्रमंडल के खेल हुए। उन सभी खेलों में इन्होंने 200 मीटर में, 400 मीटर में, रिले रेसेस में, एकल रिले और 4 चक्कर वाली रिले रेस सभी में भाग लिया और उन्हें भाग लेके हर जगह इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। फिर आती है 1960 की बारी, दोबारा इन्हें रोम ओलंपिक खेलने का मौका मिला। अब सारी दुनिया की नजर इन पे थी, भारत की पूरी नजर इन पे थी कि अब तो जरूर स्वर्ण पदक जीतेगा। लेकिन 2.5 मीटर, जीत से 2.5 मीटर दूर वही वाकया याद आ गया बचपन का कि किस तरह से इनके माता पिता को इनकी आंखों के सामने फिर कैसे परिवार को खत्म कर दिया और वही मन विचलित हो गया और पीछे मुड़ के देख लिया। वो पीछे मुड़ के देखना जीवन भर एक टीस की तरह बना रहा। जो बंदा फर्स्ट आ सकता था वो 4th नंबर पे रहा और मरते दम तक भी मिल्खा सिंह के मन में ये बात टीस की तरह ही रही कि किस तरह से एक उनके माता पिता पूरे परिवार का उनके सामने मर जाना और दूसरा रोम की हार, और फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 1962 में पाकिस्तान ने इनको अपने यहाँ बुलाया कि देखें तो सही मिल्खा हमारे इसको अब्दुल खालिक को हरा सकता है या नहीं। ये वहां पहुंचे
पहले तो जाना नहीं चाहते थे, परंतु पंडित नेहरू ने जब इन्हें समझाया तो ये वहां गए और वहां जाने के बाद में उन्हें हरा दिया। तो वहां के जनरल अयूब खान ने कहा, यार तुम दौड़ते नहीं हो, तुम तो उड़ते हो, और उनको फ्लाइंग सिक्स का खिताब दे दिया। तो इस तरह से इन्होंने बाद में भी कई ओलंपिक खेल जीते और भारत सरकार ने इनके योगदान के लिए इन्हें पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड और खेल पुरस्कार बहुत से रत्न इनको दिए और इन्होंने अपना और अपने देश का सबका नाम रोशन किया। तो हमें खेलों को अपनी पहचान बनाना चाहिए। धन्यवाद। 2-3 छोटे-छोटे वाक्य हुए तो मैं उसको पहले बताऊंगी हम लोग क्या हुआ। जब मैंने गाड़ी चलानी सीखी और पहली बार मैं गाड़ी घर से लेके गई तो बड़े आराम से गाड़ी मैं वापस घर तक ले गई, कुछ नहीं हुआ। तो मेरा बड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा, लेकिन गाड़ी कौन सी गियर हो गई, मेरी सेकंड गियर में। धीरे धीरे मतलब यहाँ तक मैं गई, मेरे घर से स्कूल मेरा 32 किलोमीटर है, बड़े आराम से मैं गाड़ी घर आई और वापस भी ले गई। लेकिन जैसे ही 2 दिन बीते, हमारे यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो जब क्या हुआ तीसरे दिन इतनी भीड़ थी कि बस वाला जो थी मेरा लेफ्ट वाला शीशा ले गई। और जब लेफ्ट वाला शीशा ले गई और मैं घर पहुंची तो मेरे ससुर जी ने पूरी गाड़ी देखी है। तो गाड़ी लेके कहते कि भाई ये गाड़ी में क्या हुआ। मैंने कोई गलती नहीं की, बस ले गई, मैं क्या करती भाई, गाड़ी जो थी वो बस ले गई। फिर 2 दिन बाद अचानक क्या हुआ, हमारे ऐसा मोड़ है ऊपर और जैसे गाड़ी वहाँ खड़ी थी, मुझे हैंड ब्रेक का नहीं पता था, गाड़ी थोड़ा पीछे खिसकी, पीछे वाली आगे खिसकी और गाड़ी बस की डिग्गी ले गई। तो डिग्गी भी चली गई। मतलब कहने का क्या था कि गाड़ी की जो थी वो डिग्गी भी चली गई। जब मैं घर पहुंची तो मेरे पिताजी ने फिर देखा, फिर भाई ये क्या हुआ। मैंने कहा पिताजी बस डिग्गी ले गई, मैं क्या कर सकती थी इसमें। लेकिन कहने मतलब क्या था, मैंने हार नहीं मानी और आज मैं गाड़ी की पायलट हूँ, ठीक है, यानी कि कहीं भी आराम से चला सकती हूँ। तो ऐसे ही हमारे एक जो खिलाड़ी हैं बहुत ग्रामीण परिवेश से है। ग्रामीण परिवेश से हम कहोगे, देखो सभी लोग ग्रामीण परिवेश से हैं, लेकिन कुछ बिरादरियां हमारे यहाँ ऐसी होती है जो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करती। इन चीज़ों को मोटिवेट करने क्या है, बस दूध निकालना, चारा डालना, भैंस में वही बहुत है, 2-4 अक्षर पढ़ लिए बहुत है, बच्चे की शादी हो जाए, 2 पोती पोते हो जाए वो बहुत है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे गाँव लोहाली जो पड़ता है, जिसे हम मालगाड़ी लोहाली कहते हैं, बुलंदशहर के पास में, तो क्रिकेट जब लड़कों का बहुत पसंदीदा गेम है। अब लड़कियों का भी बनता जाए तो वहाँ से कौन है हमारे भैया मुकेश मावी, जिसको आप लोग जानते हैं। कि पहले ये था कि भाई नाम भी शायद नहीं सुना हो लोहाली गांव का, लेकिन अब लोहाली गांव का आप लोगों ने नाम सुना है। तो उनके साथ कैसे होता था, देखो पढ़ने में क्या था, उनका बिल्कुल दिमाग 0, यानी कि उनकी अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा भी क्या है, अननोन। कहाँ तक पढ़े हैं, अननोन, कोई खबर नहीं है। कहने मतलब ये था कि उन्हें अपना गुल्ली डंडा खेलना या अपने क्रिकेट खेलनी, ये सब चीजें बहुत भाती थी। और उनके पापा क्या थे, उनके पापा थे दरोगा। तो दरोगा जब जो इंसान होगा वो सोचेगा कि मेरा बेटा भी पढ़ लिख के अच्छा दरोगा बन जाए। लेकिन क्या था कि मम्मी थोड़ा सपोर्ट करती थी, अरे ये तो खेलने खाने में रहता, कौन सा पढ़ना ये सारी। लेकिन उनकी उस अहमियत को किसने समझा, उनकी बड़ी बहन ने। किसने समझा, बड़ी बहन ने। और हम ये कहते हैं हमेशा कि हमारे माँ बाप ही हमको सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। उनके केस में बिल्कुल ये लगो कि कोई बात नहीं, तेरा भाई खेलता खेल, जीके खेल, जितना खेलना चाहिए दिन रात खेल, कोई बात नहीं। और खेलना किस तरीके का होना चाहिए ताकि उस खेल को भी कोई पहचान मिले। तो आज उन्होंने अपने उसी खेल को एक पहचान बना लिया है और वो बहुत बड़े जो हमारे बॉलर के रूप में उभरे हैं। और उनका जन्म जो था उस 5 फरवरी 1990 को जो कहाँ हुआ था, हमारे जो है इसमें मेरठ में, क्योंकि उनके पापा जो थे वो मेरठ में पोस्टेड थे और वहीं पे उनका जन्म हुआ है। वहीं पे उन्होंने संजय कुमार रस्तोगी से मात्र 13 वर्ष की उम्र में वहाँ से उन्होंने अकेडमी ज्वाइन की और आज उनकी उम्र 32 साल की है। वो बहुत ही बड़े मतलब जो बॉलर है और अब तक वो 50 विकेट ले चुके हैं। अब तीनों जो फॉर्मर जो हमारे गेम्स है, क्रिकेट में वनडे जितने भी 3 तरह के हैं, वो हमारे उसमें आज बहुत में योगदान दे रहे हैं। और बस मेरी यही कहानी है कि देखो कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिर पर परत निशान। कहने मतलब ये है बच्चों कि अगर आप जो भी काम जीवन में करो, अगर हमारा कोई लक्ष्य होगा, यदि अगर हमें ये पता है कि हमारी मंजिल वहाँ है तो रास्ते हम किसी भी ढूंढ लेंगे, नहीं तो हम केवल रस्तों में ही भटकते रह जाएंगे। और जैसे मैंने गाड़ी चलानी सीख ली, एक दिन ऐसे ही हमारे जो बच्चे हैं ये या जो आप जैसे बच्चे हैं वो भी एक दिन अपने जीवन में कामयाब जरूर होंगे। बच्चों, परकट्टे पंछी का क्या आसमान होता है। परकट्टे कहते हैं अगर स्थितियाँ सामान्य ना हो और कुछ परेशानियाँ
आ जाए जीवन में, जैसे जिनके लिए पैरा ओलंपिक वगैरह हुआ, अगर हमारा शरीर बिल्कुल सामान्य ना हो और इसमें कुछ बदलाव आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि हम सामान्य जीवन न जी पाते हों, तब ऐसे लोगों के लिए क्या दुनिया हो सकती है। किसी पक्षी का अगर हमने पर को काट दिया तो उसके लिए आसमान क्या रह जाएगा। वैसे ही अगर किसी भी इंसान के जीवन में कुछ ऐसा घटित हो जाए कि हमारा शरीर पहले जैसा न रहे, तो उसके लिए ये दुनिया क्या हो सकती है। जैसे अगर जो लोग सामान्य हैं वो तो किसी भी खेल को भी खेल सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं आसानी से। अगर जीवन ऐसा नहीं है और जीवन में कोई ऐसी घटना घटित हो जाए या जन्म से कुछ विकलांगता आ जाए, जिसे कहते हैं हैंडीकैप, विकलांग, अगर जीवन वैसा ना हो तो उनके लिए ये दुनिया क्या हो सकती है। ऐसा ही एक उदाहरण बिल्कुल सामान्यतः हमारे गौतम बुद्ध नगर से इसी ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में जेवर के पास में गांव गोविंदगढ़, यहाँ से प्रवीण कुमार ने भी, जैसे हमारे डीएम साहब ने अवार्ड लिया है, पदक जीता है, उन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता है। प्रवीण कुमार बिल्कुल एक सामान्य परिवार के लड़के हैं और मैं इनके क्लास टीचर से मिला हूँ, कक्षा अध्यापक से मिला हूँ। अब हम कहते हैं ना कि केवल पढ़ाई ही जीवन है, हम सारे लोग हमारे परिवारों में ज़्यादा जोर लगाते हैं कि हम शिक्षा से ही हमारा सारा कुछ हो सकता है, लेकिन जीवन में हम शिक्षा के साथ साथ में अगर अच्छे से खेलते भी हैं तब भी हमारा विकास कई क्षेत्रों में हो सकता है। इन बच्चों की तरह, आप ही की तरह प्रवीण कुमार भी छोटे थे, लेकिन उन्हें पैर में विकलांगता है और उनका मन पढ़ने में नहीं लगता था। उन्हें सारे अक्षर ऐसे लगते थे कि बोर्ड पर बहुत ज़्यादा ये हमारे लिए उबाऊ है, मन नहीं लगता था। लेकिन उनकी जो कक्षा अध्यापक हैं, एक बार उनसे ऐसे नाम मांगे गए कि ऐसे नाम दे दो कि जो बच्चे खेल में अच्छे हों। उन्होंने कहा कि ये सबसे अच्छा यही रहेगा कि मैं प्रवीण कुमार का नाम दे देता हूँ। ये जैसे 5 सब्जेक्ट हैं, तो ये 4 में तो फेल होता ही होता है। उसका नाम दे दिया और प्रवीण कुमार ने हाई जंप में अपने खेल को उसने चुना और जो उनके कोच थे, कोच ने बहुत अच्छे से प्रवीण कुमार को तैयारी कराई और जो हाई जंप T64 कैटेगरी में इन्होंने हिंदुस्तान का प्रतिभाग किया और इन्होंने एशिया का रिकॉर्ड पूरा हाई जंप का जो पैरा ओलंपिक का है इसको तोड़ दिया। और आज और अवसर हमारे पास में जीवन में खेल में भी बहुत ज़्यादा है। हमारे लिए जितना महत्व शिक्षा रखती है, पढ़ाई किताबें रखती हैं, अगर उनमें हम कमजोर हैं तो कोई बात नहीं, हमारा जीवन समाप्त नहीं हो जाता है। और खेल में अच्छे हैं तो उनसे भी बहुत अच्छा मुकाम हम हासिल कर सकते हैं। आज प्रवीण कुमार का उदाहरण हमारे सामने है, बिल्कुल सामान्य घर से है। पापा भी उनके बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है कि जो बच्चों पर ध्यान दे पाते हैं, लेकिन हाई जंप में ही, ऊंची कूद में ही, खेल में इतना नाम कर लिया उसने कि आज देश में और सारी दुनिया में उसका नाम है। और प्राइमरी स्कूल से ही जो गोविंदगढ़ का है, वहीं से उन्होंने 1ली से 5वीं तक की शिक्षा को ग्रहण किया है और 6 से 12वीं तक की जो उनकी पढ़ाई है वो प्रज्ञान पब्लिक स्कूल जेवर से है। और इस समय वो मोतीलाल नेहरू कॉलेज से, डिग्री कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहे हैं। इसीलिए बच्चों, हमें अगर पढ़ने में ज़्यादा अच्छे नहीं है तो निराश नहीं होना है। खेल भी हमारे लिए एक जीवन में अपना विकास करने का और हमें सफलता हासिल करने का एक साधन है। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष जो कहानी लेके आई हूँ, उस कहानी का शीर्षक है पूरा नहीं किया। क्या पूरा नहीं किया, किसने नहीं किया? आइए सुनते हैं कहानी पूरा नहीं किया। हमारा मणिपुर बड़ा ही सुंदर, खूबसूरत पहाड़ों से घिरा हुआ। इस मणिपुर में कृति मैत्री अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके कई सारे बच्चे थे, लेकिन अगस्त 8, 1994 को उनके घर में एक बच्ची का जन्म हुआ।
माँ बाप ने बड़े प्यार से बच्ची का नाम रखा मीरा। मीरा अपने घर में अपने परिवार के साथ बड़ी हुई। घर में बहुत अभाव था क्योंकि माँ एक चाय की दुकान चला रही थी, पिताजी छोटी मोटी नौकरी करके किसी तरह परिवार का भरण पोषण करते। इतने बड़े परिवार का भरण पोषण करना, सबको खाना खिलाना, सबकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी। ऐसे में जो हमारी मीरा थी ये अलग ही थी, धुन की पक्की। एक दिन अपने भाई को फुटबॉल खेलते देख रही थी। उसके भाई ने कहा, मीरा आ जाओ, तुम भी खेलो। मीरा बोली, नहीं भैया मैं नहीं खेलूंगी, इससे तो कपड़े गंदे हो जाएंगे, मैं कुछ और खेलूंगी जिसमें कपड़े गंदे ना हो। ऐसी सफाई पसंद मीरा धीरे धीरे भाई बहनों के साथ बड़ी हुई। एक दिन वो अपने भाई के साथ जंगल गई और वहां से लकड़ियां काट कर लेकर आ रही। उसकी माँ ने देखा कि बड़ा भाई जितना वजन नहीं ले पा रहा है, उससे ज्यादा वजन तो मीरा उठा रही है। ये सोचकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे। उसने बोला, तुम्हें भार नहीं लगता? मीरा कहे, नहीं ये तो बहुत हल्का है, इसमें कौन सा भार है। मीरा की माँ को लगा मेरी बच्ची में कुछ तो अलग चीज है, कुछ तो अद्भुत चीज। यहाँ से शुरू होती है मीरा की असली कहानी। मीरा एक दिन फिर अपनी माँ के साथ बाजार गई। जब वो बाजार गई, उसने देखा बाजार में बहुत भीड़ है। उसने माँ से पूछा, माँ ये किस चीज की भीड़ है, यहाँ लोग इतने सारे क्यों इकट्ठे हैं? माँ ने कहा, अरे आज हमारे देश की बहुत बड़ी खिलाड़ी कुंजू रानी देवी यहाँ आने वाली है, ये सब उन्हीं के स्वागत के लिए। ये सुनते ही मीरा भी देखने के लिए खड़ी हो गई और मीरा को ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि देश के लिए मेडल लाने वाली कुंजू रानी देवी का इस तरह स्वागत किया जा रहा है। वही दिन था मीरा ने ये मन में विचार बैठा लिया कि मैं भी अपने देश के लिए कुछ न कुछ करूंगी। घर आकर उसने कुंजू रानी देवी के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त की और उसे पता चला कि वे भार उठाती हैं। ये सोचकर उसने भी घर पे उसके पास कोई भी चीज नहीं थी, ऐसी चीज जिसे वो पैसे देकर सीख सके या कोई चीज खरीद कर अपने घर ला सके। तो उसने बांस के टुकड़ों में बोरियों को बांधकर भार उठाने की प्रैक्टिस यानी अभ्यास शुरू कर दिया। धीरे धीरे लेकिन उसका मन इसमें नहीं लगा। उसे लगा इससे बात नहीं बन रही। एक दिन अपनी माँ से बोली, माँ मुझे कहीं दाखिला दिला दो, मैं कुंजू रानी देवी जैसा ही बनना चाहती हूँ, घर में कुछ हो नहीं रहा। माँ ने जब ये सुना तो माँ को लगा ऐसे कहाँ से आएंगे। खैर जैसे तैसे करके बच्चे की इच्छा देखते हुए उन्होंने उनका दाखिला इम्फाल के खेल अकादमी में करा दिया। जब वो वहां पहुंची तो उन्हें एक महिला मिली जिसका नाम था अनीता चानू। इन्होंने पूछा, बेटा तुम क्या खेलोगी? उन्होंने तुरंत कहा मीरा ने, मैं तो कुंजू रानी देवी बनना चाहती हूँ। कुंजू रानी देवी? अच्छा। फिर उसने कहा अनीता कि जो दिमाग और ताकत को सही जगह लगाते हैं बेटा, जीवन में केवल वही खिलाड़ी बन पाते हैं। तो हाँ मैं लगाने के लिए तैयार हूँ, मीरा ने झट से कहा। ये देखकर और उसका दृढ़ विश्वास, उसकी आंखों की चमक देखकर उन्होंने कहा, ठीक है मैं तुम्हें सिखाऊंगी। और अनीता चानू ने उन्हें वेट लिफ्टिंग यानी भार उठाने की टेक्निक सिखाना शुरू किया। और 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने कई पदक देश के लिए लेकर आए, जिनमें कॉमनवेल्थ गेम में से एक पदक जो है उनका सबसे महत्वपूर्ण है। इन सबको करने में उनकी जो परेशानियां आई वो इतनी ज्यादा थी कि मतलब उनका गांव 23 किलोमीटर दूर, वहां से खेल अकादमी तक जाना, सुबह 5:30 बजे पहुंचना उनके लिए बहुत मुश्किल था। ट्रकों में लिफ्ट लेना, कभी बसों से और कभी साइकिल से वो जाती थी। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और इस साल टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने सिल्वर मेडल हमारे देश के लिए 49 kg में 202 किलो वजन उठाकर प्राप्त किया। की कहानी सुनाऊंगी और इस कहानी का नाम है दीपू की नई पहचान। बच्चों
दीपू नाम का एक बड़ा ही होनहार और मेधावी छात्र था, लेकिन एक हादसे में दीपू अपना दायां हाथ और एक पैर गवा बैठा। लेकिन फिर भी दीपू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने बाएं हाथ से ही लिखने की बार-बार अभ्यास किया और व्हील चेयर पर बैठकर स्कूल जाया करता। एक दिन स्कूल के सूचना पट पर जिला स्तरीय खेलों की सूचनाओं की सूचना चस्पा की गई। सब बच्चे खेलों में अपना अपना नाम दर्ज करवाने के लिए आगे आ रहे थे। दीपू का भी मन हुआ कि मैं भी कोई गेम खेलूं, मैं भी किसी खेल में भाग लूं। लेकिन दीपू जा ही रहा था खेल कक्ष की तरफ, तभी कुछ बच्चों ने दीपू को घेर लिया और वो बच्चे दीपू का मजाक बनाने लगे। देखो इसको, ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता और चला है खेल खेलने। बेचारा दीपू सहम गया। एक बच्चा बोला, ये तो बताओ कौन सा गेम खेलोगे, कबड्डी खेलोगे, खो खो खेलोगे या लंबी कूद का खेल खेलोगे। बेचारा दीपू अपनी व्हील चेयर पर बैठे बैठे कांपने लगा और आंखों से उसके आंसू बहने लगे। तभी उनकी शिक्षिका वहां आई और उनकी शिक्षिका को देख करके वो बच्चे भाग गए और एक बच्चा तो बोलने लगा कि ये तो ठीक से ताली भी नहीं बजा सकता, जब हम खेलेंगे ये क्या खेलेगा। जब दीपू की शिक्षिका आई और उन्होंने दीपू को ऐसे घबराते हुए देखा तो पूछा, दीपू तुम्हारी ऐसी हालत कैसी हुई। तब दीपू ने सारी बात बताई कि बच्चों ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। फिर दीपू की शिक्षिका ने दीपू को समझाया कि बेटा क्या हुआ जो तुम ताली नहीं बजा सकते, लेकिन तुम कुछ ऐसा काम करो कि ये सब तुम्हारे लिए ताली बजाएं। दूसरे क्या सोचते हैं वो जरूरी नहीं है, तुम क्या चाहते हो ये जरूरी है। तब दीपू ने बताया कि मैं चाहता हूँ कि मैं भी खेल खेलूं, खेलों में अपनी एक पहचान बनाऊं, लेकिन मेरी अक्षमताएं। तभी उसकी शिक्षिका ने समझाया कि कोई भी खेल सिर्फ हाथ और पैरों से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी, कड़ी हिम्मत और दृढ़ इच्छा शक्ति से ही खेले और जीते जाते हैं। और उसकी शिक्षिका दीपू को लेकर के खेल कक्ष में ले गई और वहां उसको एक नया खेल दिखलाया, शतरंज का खेल। और दीपू से कहा कि आज से प्रतिदिन 40 मिनट तक तुम शतरंज के खेल का अभ्यास करोगे और खेल की बारीकियों को सीखोगे। दीपू ने खूब कड़ी मेहनत की और जल्दी ही वो शतरंज का अच्छा खिलाड़ी भी बन गया। और कुछ समय बाद स्कूल में खेलों का आयोजन हुआ, जिसमें दीपू ने न सिर्फ अच्छा प्रदर्शन किया बल्कि प्रथम स्थान भी प्राप्त किया। और दीपू को जो बच्चे चिढ़ा रहे थे, मजाक बना रहे थे, वो सभी बच्चे दीपू के लिए जोर जोर से तालियां बजाने लगे और उन बच्चों ने बाद में दीपू से माफी भी मांगी। उसके बाद तो दीपू रुका ही नहीं, मंडल स्तर पर, राज्य स्तर पर कई खेल खेले, कई पदक जीते। अब दीपू को एक नई पहचान मिल गई थी, शतरंज के खेल की पहचान। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी अक्षमता, चाहे वो शारीरिक हो, सामाजिक हो या आर्थिक, हमारी इच्छा शक्ति से बड़ी नहीं होती। खेलने के साथ साथ, बोलो मेरे साथ बच्चों, पढ़ने के साथ साथ खेलने पे भी दो ध्यान। हॉकी को खेल कर जादूगर बन गए मेजर ध्यान, हॉकी को खेलकर जादूगर बन गए मेजर ध्यान। चुनौतियों को पीछे छोड़, चुनौतियों को पीछे छोड़, सुहास डटे रहे मैदान और दूर तक भागा फेंक, नीरज ने दिलाई नई पहचान। तो बच्चों, खेल ही बने हमारी पहचान।